हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वकार हैदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। एन अमाउंट ऑफ आइस of mass 10 raised to the power minus 3 kg and temperature minus 10 degree Celsius is transformed to vapor of temperature 110 degree Celsius by applying heat, मतलब by supplying heat. The total amount of work required for this conversion is, इसमें कितना वर्क चाहिएगा? बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ा लैंग्वेज में है इशू, हीट रिक्वायर्ड होना चाहिए था, बट जो भी है, हालांकि वर्क करके भी हम कर सकते हैं ये काम, लेकिन यूजुअली जब हम गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर है ना, हीट से ही देंगे। तो खैर, तो इसमें क्या है कि हमारे पास आइस है जो कि 0 से कम पे है, तो पहले हमको उसको 0 पे लाना पड़ेगा, फिर उसको मेल्ट कराना पड़ेगा, फिर उसका टेम्परेचर 100 लाना पड़ेगा, फिर उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वेपर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 110 यानी 110 डिग्री तक लाना है। तो अब कैसे करेंगे? तो बस हीट ही कैलकुलेट करनी है। तो Q इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला रहेगा M1C डेल्टा T1, यानी कि M तो है 10 रेज टू द पावर माइनस 3, जिसको मैं कॉमन ही लिख सकता हूं। तो पहले केस में मुझे टेम्परेचर को लाना है -10 से 0, तो यानी कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना है। तो हमारे पास लेटेंट स्पेसिफिक हीट दी है इसकी 2100, सो 2100 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब उस सारे आइस को मेल्ट करना है, तो उसका फार्मूला होता है ml, तो m तो बाहर है ही, तो l, और l की वैल्यू दी हुई है ये, तो 3.35 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। फिर अब हमें उसका टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो दे रखा हमको 4180 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि टेम्परेचर हमें 0 से 100 तक लाना है। अब हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, तो अब हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो हो जाएगा हमारा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 6। ये ml का फॉर्मूला है और m बाहर ही है। तो फिर लास्ट में अब हमें टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना है, तो अब हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम की जरूरत पड़ेगी, जो कि है 1920। सो 1920 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 इसलिए क्योंकि टेम्परेचर 100 से 110 जाना है, 100 टू 110 जाना है। तो अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 रेज टू द पावर माइनस 3 से, तो ये इजी हो जाएगा। इट विल बिकम 21, दिस विल बिकम 335, दिस विल बिकम 418 and this will become 2250। एक्चुअली 10 रेज टू द पावर 3 से कैंसिल करूंगा तो 10 की पावर 3 बचेंगी, तो 3 बचेंगी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2250 प्लस ये थोड़ा सा 19.2 आएगा, थोड़ा सा डेसिमल में आ गया, कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 40.2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 18 प्लस 35 हो जाता है 53, तो 753, और ये तो 225 है ही, तो 2250, तो 2250 प्लस 750, तो 3000 हो गया, तो ये एक्चुअली 3003 हो गया। तो 40.2 प्लस 3003, तो दिस इज 343, 3043.2, तो 3043.2 तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर 3043 ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आई होप आप समझ गए, क्योंकि ये 750 और 2250 जो है, तो ये तो दोनों जुड़ के 3000 हो जाएंगे ना। अब ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो 3003, और उसमें 40.2 और जोड़ेंगे तो 343.2। आई होप इट इज फाइन, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड एक इजी सा क्वेश्चन है। तो हालांकि सिलेबस में नहीं था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बट क्या करें, मानना पड़ेगा ये कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, डायरेक्टली नहीं है क्वेश्चन में, रेडिएशन है तो उस रेडिएशन का ही पार्ट है ये, तो एक तरीके से मतलब आप ऑब्जेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन T मिनट्स when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at the same room temperature.
तो वही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की दो इक्वेशनें बनाएंगे हम। तो 90 माइनस 80 डिवाइड बाई टी, हाँ टी टाइम लिया ना इसने, यस टी इज इक्वल टू के टाइम्स, अब यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर लिया जाएगा उसका, तो एवरेज टाइम टेम्परेचर इन दोनों का हो जाएगा 85 माइनस 20, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी बार उसको कूल होना है 80 से 60 तक, सो 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टी डैश इज इक्वल टू के इंटू, अब 80 और 60 का एवरेज कितना आएगा, 70 आएगा, 70 माइनस 20। अब क्या करना चाहिए हमें, तो हमें लेना चाहिए इनका रेशियो ताकि के कैंसिल हो जाए। तो ये चीज ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10 टी डैश बाई, ये 20 हुआ 20 टी, तो आपको पता ही होगा जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आएगा, एंड के तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा आपका 50, 65 बाई 50, तो ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये 2 से यहाँ पे हम 25 कर देंगे। अब आप देखिए ये दोनों जो है 5 के टेबल में आ गए, तो ये 13 और ये 5, तो यहां से पता चला कि टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 13 बाई 5, और यहां से पता चला कि टी डैश इज इक्वल टू 13 बाई 5 टाइम्स टी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑफ कोर्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ इतना वुड बी, मतलब इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये हमें बताना है, और mm क्यूब में बताना है। तो क्यों ना मैं वॉल्यूम को भी mm क्यूब में ही लिख लूं, तो मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हो गया 100 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm, तो यानी कि ये हो गया 10⁶ mm क्यूब। सो दिस इज द सिंपल थिंग। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई B, हालांकि एक माइनस साइन भी आता है बट उसको इग्नोर करना है मुझे। तो मुझे निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई V। So what is the delta V? So you can see that कि delta P is just 7 into 10⁶. B is the bulk modulus which is actually 1.4 into 10⁻11 and this is 10⁶. अब सारा आंसर mm क्यूब में ही आ जाएगा अपने आप ही। तो नाउ अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो 5, अब ये देखिए 10⁻12 हो गए और नीचे 10⁻11 हो गए, तो ये 50 आ गया आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 50 mm क्यूब। वो यूनिट तो वही रहेंगे ना जैसे मैंने वी के जो यूनिट लिए हैं, क्योंकि ये तो रेशियो है ना बच्चों, तो कुछ भी ले सकता हूं मैं, कोई भी यूनिट ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, A gun fires a lead bullet of temperature 300 Kelvin into a wooden block. वुडन ब्लॉक में एक हमने बुलेट फायर की है, लेड की बनी हुई। द बुलेट हैविंग फायर्स लेड बुलेट, द बुलेट हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन, तो 600 केल्विन पे वो मेल्ट हो जाती है और पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक एंड मेल्ट्स डाउन, और मेल्ट भी हो गई वो। If the total heat required for the process is 625 joule, then the mass of the bullet in gram, तो बुलेट का मास ग्राम में चाहिए हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले केजी में निकलेगा, बाद में ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिएगा 625 इज इक्वल टू, अब जो बुलेट का टेम्परेचर है वो 300 है, तो mc डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, तो m हो गया आपका, m तो m ही रहेगा, c हमें दिया हुआ है, 125, so 125 into delta t is 300 प्लस ml करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं m कॉमन ही ले लूं, तो चलो लिख ही देते हैं, अगली लाइन में ले लेंगे, तो m into l, so l is just 2.5 into 10⁴। ठीक है, यस करेक्ट। तो अब अगर मैं m कॉमन ले लेता हूं तो 625 m कॉमन, सो दिस इज 300 भी कॉमन ले लेते हैं, 100 m कॉमन इंटू 100, तो ये बचेगा 375
इसमें से 100 कॉमन आएगा तो 10 टू द पावर 2 कॉमन, तो 10 टू द पावर 2 बचेंगे प्लस 250, तो 250 प्लस 375 इज 625, so this comes out to be 625 is equal to m into 100 into 625, so m comes out to be 1 by 100 kg, so this comes out to be 1000 by 100 kg, 100 gram, so this comes out to be 10 gram, तो 10 ग्राम इज द आंसर एंड द ऑप्शन हेयर इज थर्ड, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सही है, इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंडक्शन का है, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो इसको आप करंट के मॉडल से भी कर सकते हो। तो बेसिकली होगा क्या कि इसमें कुछ हीट फ्लो करेगी, इसमें कुछ हीट फ्लो करेगी और इसमें कुछ हीट फ्लो करेगी। इन दोनों का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इस अकेले के रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बराबर होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे जो हीट फ्लो है वो IH1 है, यहाँ पे IH2 है और यहाँ पे IH3 है। तो IH1 और IH2 का सम IH3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इधर से जो भी जाएगी वो थर्ड से तो जाएगी। अब वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का तो फार्मूला है, क्या है, K1 इंटू ए इंटू एक साइड का टेम्परेचर हमारे पास 100 है, तो मैंने इसका एरिया A मान लिया, तो हमेशा ही ऐसा कर लेंगे। तो 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई लेंथ L, ये लेंथ मैंने L मान ली, ये भी L हो जाएगी क्योंकि दोनों की बराबरी लेंथ है, प्लस K2 इंटू ए इंटू 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L, एंड राइट साइड में जो K3 है उसमें एरिया डबल हो गया, तो K3 इंटू 2a इंटू थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई L, L ही रहेगा, तो L L L को कैंसिल कर देंगे, A को भी कैंसिल कर देंगे, तो ये K1 प्लस K2 की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 120 यानी कि 180 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू K3 की वैल्यू है 135, सो इट इज 270 इंटू थीटा। तो चाहे तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, 90 के टेबल में आ गए, 92 जा एंड देन 93 जा, 90 के टेबल तो पता ही होगा, मतलब 0 से 0 काट दो तो 9 का टेबल हो गया। तो ये हो गया 200 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 थीटा इज इक्वल टू 200 विच गिव्स मी थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस लास्ट में लगा देंगे। So the correct answer is 40 degree Celsius. तो थीटा इन डिग्री सेल्सियस लेना है तो आंसर विल बी 40. तो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है दोनों का यानी एमिसिविटी सेम रहेगी, हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन द सेम एटमॉस्फेयर, तो आउटर एटमॉस्फेयर सेम है। Temperature of the smaller body is 800 Kelvin and the temperature of the bigger body is 400 Kelvin. Actually हम उनको स्पेस में मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर इन द सेंस अगर वो किसी केज के अंदर होते या किसी कैविटी में होते तब उसका टेम्परेचर चाहिए था, पर वो एटमॉस्फेयर में है, कोई सेम ही एटमॉस्फेयर में है। If the energy radiated from the smaller body is E, then the energy radiated by the bigger body is, छोटी वाली ने अगर एनर्जी E रेडिएट की है तो बड़ी वाली कितनी रेडिएट करेगी। एक्चुअली इसमें पर सेकंड भी होना चाहिए था, अगर नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये पर सेकंड की या पर गिवन टाइम की बात हो रही है, खैर कोई बात नहीं। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 0.2 ले लेते हैं, और पहले वाले का टेम्परेचर हमारा 400 केल्विन है ना, स्मॉलर बॉडी का टेम्परेचर हमारा 800 केल्विन है, स्मॉलर बॉडी 800 रेज टू द पावर 4। तो अब दूसरे वाले की एनर्जी एमिटेड पर सेकंड को ई डैश लिख रहा हूं मैं, तो सिग्मा इंटू 4 पाई, अब उसकी रेडियस है 0.8 का स्क्वायर और उसका टेम्परेचर है बिगर बॉडी का 400 केल्विन, तो 400 की पावर 4। अब तो रेशियो लेना पड़ेगा, तो अगर मैं E डिवाइडेड बाई ई डैश करूं तो सबसे पहले तो आप देखो ये सिग्मा और 4 पाई कैंसिल हो गए, तो ये 0.2 बाई 0.8 की पावर 2 हुई और ये 800 बाई 400 की पावर 4 हुई। तो इसको देखेंगे तो ये 1 बाई 2 की पावर 2 हुई, नो 1 बाई 4 की पावर 2 हुई और इधर से 2 की पावर 4 हुई।
तो ये बनेगा 1/16 और ये बनेगा 16, सो दिस कम्स आउट टू बी 1, सो दिस गिव्स मी E डैश इज इक्वल टू E। तो ये बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि ऐसा लग रहा था जैसे कि आंसर कुछ भी आ सकता है, बट सिंपल सेम आंसर आया, क्योंकि जो बड़ी बॉडी है उसका टेम्परेचर कम है, उसका टेम्परेचर आधा है, लेकिन रेडियस उसकी 4 गुनी है, तो एरिया हो गया 16 गुना, तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट की वजह से 1/16 का एमिशन हो गया, क्योंकि हाफ टेम्परेचर वही फोर्थ पावर है ना आपका स्टीफन्स लॉ। तो आई होप इट वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस फॉल करता है 4 मिनट में। तो 40 डिग्री माइनस 24/4 इज इक्वल टू के इंटू, अब इन दोनों का एवरेज लेंगे तो सम करेंगे तो 64, उसका आधा 32, माइनस अब रूम का टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 16। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की। अब वो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स, तो यानी हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, और ये के तो हमें पता नहीं, तो उस रेशो में कट जाएगा। तो हमने मान लिया कि बॉडी का टेम्परेचर नेक्स्ट का मतलब अगले 4 मिनट, अगले 4 मिनट का मतलब है कि ऑलरेडी उसका टेम्परेचर 24 हो चुका है बच्चों। तो 24 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू के इंटू, अब यहाँ पे तो एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है ना, 24 और एक्स का एवरेज आएगा 24 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 16। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो आप देखो ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा, ये वाला जो डिफरेंस हुआ ये हुआ 16, तो 16 बाई 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऊपर भी 16 आएगा, तो 16 बाई, इसको आप लिख सकते हैं 24 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 16, है ना। अच्छा ये 16 से ये 16 कैंसिल कर देते हैं हम, है ना। तो अब अगले स्टेप में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 24 प्लस एक्स माइनस 16 माइनस 32 ले लो, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। मतलब जब न्यूमरेटर कैंसिल ही हो गया तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कर देंगे। तो अब यहां पे आएगा x माइनस 8, है ना, हाँ, इज इक्वल टू 48 माइनस 2x, ये आएगा। तो अब इस 2x को इधर लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 56/3। तो थोड़ी बेकार सी वैल्यू आई है, लेकिन सारे ऑप्शन में है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा आंसर तो डिग्री सेल्सियस में ही आना था, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये रेशियो में है तो आपको केल्विन वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमने तो रेशियो ही लेना ना, इधर भी डिग्री है इधर भी डिग्री है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें निकालना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मतलब पहले हमने चेंज इन वॉल्यूम का भी एक क्वेश्चन आया था, ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का है। तो एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर, तो जो कि 2500 मीटर हो गई, बिलो द सी लेवल इज, और वो भी परसेंटेज में निकालना है, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% विल बिकम डेल्टा पी बाई बी इंटू 100। माइनस साइन को आप छोड़ दीजिए, वो तो सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये तो कंप्रेशन है ना, क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब डेल्टा पी का मतलब हुआ एच रो जी, तो एच है 2500, रो है आपका 10⁻3, जी है आपका 10, बी की वैल्यू हमको दे रखी है 2 × 10⁹, और 100 तो यहाँ पे रहेगा, ये वो परसेंटेज वाला 100 है। तो अब आप देख लीजिएगा कि ये 3 है और ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 6, तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे 10⁻3 बचेगा, तो 2500 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻3, जो कि 2000 हो गया एक तरीके से, तो 2500 बाई 2000, सो दिस गिव्स मी 2.5/2 विच इज एक्चुअली 1.25। तो आप देख सकते हैं कि 1.25 ऑप्शन में है, तो 1.25%। सो दिस इज इट। आप समझ गए कि ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जिसका कि आंसर भाई परसेंटेज चेंज 1.25% आ जाएगा। और क्या कहते हैं, ये काफ़ी गहराई है, तो इतना वॉल्यूम में चेंज आना तो मतलब पॉसिबल सा ही लग रहा है, ठीक है। किसी भी मेटल के लिए ये ट्रू वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि हमारे पास देखा जाए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का है, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी वगैरह देखी जा रही है, ठीक है।
तो अब हम इसको इस तरह से आपका रन करते हैं। थैंक यू।